हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रियांशी रन अकेडमी से और मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ इस चैनल पे। तो हिस्ट्री के लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, वो चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट और उसकी वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से यहाँ पे क्या मतलब है, हमें पढ़ना है कि फॉरेस्ट इंडिया में किस किस तरीके के होते हैं। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स आई कि हमें इनको कंजर्वेशन की कंजर्व करने की नौबत आ गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा अब उन जो इंडेंजर्ड हो चुके हैं, जिनकी तादाद बहुत कम हो गई है। एंड लास्टली हम लोग पढ़ेंगे कि ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन में अपना क्या योगदान दिया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सॉरी। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी से। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? यहाँ पे बायो का मतलब होता है लाइफ। ओके। बायो में आपने पढ़ा होगा, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट वेरिएशंस। सो यहाँ पे बात होती है जब हम किसी बायोडाइवर्सिटी वर्ड सुनते हैं, तो यहाँ पे बात हो रही होती है कि लाइफ के ऐसे फॉर्म्स जो अलग अलग वेरिएशंस में हमें किसी जगह पे मिलें, या फिर हम जब किसी मतलब अलग अलग लाइफ की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में जब बात करते हैं, तब उसे बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। सो बायोडाइवर्सिटी के अंदर हर तरीके की लिविंग थिंग इंक्लूडेड रहती है। सो मेनली होते हैं फ्लोरा एंड फौना। मेनली यही दोनों चीज़ें हम देखने को हमें मिलती हैं किसमें, बायोडाइवर्सिटी के अंदर। लिविंग थिंग के बारे में बात होती है यहाँ पे। सो बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन विद इन अ स्पेसिफाइड जोग्राफिक रीजन्स। ठीक है, किसी एक जोग्राफिक रीजन में जब हम वहाँ की बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो जानवर हैं, जो पेड़ हैं, वो कैसे पाए जा रहे हैं, तो हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं, हम किसी पर्टिकुलर पेड़ के बारे में या फिर पर्टिकुलरली किसी एनिमल के बारे में नहीं बात करते। हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं एक पूरी वैरायटी या पूरा एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड फ्लोरा एंड फौना। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स मतलब फ्लोरा हो जाएगा यहाँ पे, एंड एनिमल्स में आ जाते हैं फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, जब हम किसी एक स्पेसिफाइड एरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहाँ की वेरिएशन जो है लाइफ के बारे में, तो जब हम उनकी बात करते हैं तो हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो द जीन्स दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हो गई, तो इसे याद कर लेना। एंड समझ तो आप गए होंगे। तो जैसे अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, तो हम इंडिया के बारे में जब भी बोलेंगे कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोई एनिमल पाया जा रहा है या फिर कोई फौना में कोई पेड़ पाया जा रहा है, तो हम अपने इंडिया के बारे में बात करेंगे, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, ना कि कोई पड़ोसी देश के बारे में। ये होता है बायोडाइवर्सिटी। अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे रह के अपनी ही क्वालिटी को रिक्रिएट करते हैं। ओके, तो एक जगह पे जैसे अभी यहाँ पे मान लो कोई एनिमल पाया जाता है, उसकी अपनी एक वैरायटी है, तो वो अपनी ही जैसे और लोग और जो उसकी वैरायटी है उसे जनरेट करेगा। बायोडाइवर्सिटी की यही एक इम्पोर्टेंस है कि अगर उसे उसे जो हैबिटेट यहाँ पे मिला हुआ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। वो अगर उसे हम लोग यहाँ से किसी और प्लेस में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हो सकता है कि फिर वो अपनी जो वैरायटी है उसे और मल्टीप्लाई ना कर सके आगे। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस ये होती है कि जहाँ पे जो एनिमल है वो वहाँ पे ही रह के अपनी ही जैसी जो अपनी जो एक अलग स्पेसिफाइड क्वालिटी है उसकी, उसी के जैसे और भी रिक्रिएट करता है। ठीक है, ऑफ द एयर वी ब्रीथ, the water we drink and the soil that produces our food without which we cannot survive। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में हमें सब कुछ मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे सॉइल होगी, ठीक है, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, पानी हो गया, हवा हो गई, तो ये सारी चीज़ें आती हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं फॉरेस्ट जो है वो एक की रोल प्ले करता है। फॉरेस्ट जो है वो एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाता है इन्हीं फ्लोरा और फौना के लिए। ठीक है, एज दीज आर ऑल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, फॉरेस्ट ही प्राइमरी प्रोड्यूसर है। कोई भी जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, उसका बेसिक फूड जो फूड चेन होती है जिसके बारे में हम लोग साइंस में बात करते हैं,
सो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन तो क्या कहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं, तो उनकी बात बाद में है। तो जो बेसिक फूड है वो हमारा फॉरेस्ट से ही मिलता है हमें, ठीक है। उससे उसे फिर दूसरे एनिमल्स खाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे एनिमल्स खाते हैं, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड जो है वो अभी तक मतलब जिंदा है, उसका जो लाइफ है वो इसी पे डिपेंड करता है, ठीक। ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड, ठीक है। फॉरेस्ट पे ही बाकी सब डिपेंड करते हैं क्योंकि वो हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करता है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रिपोजिटरीज of some countries' most valuable forest products, minerals, and other resources that meet the demands of the rapidly expanding industrial urban economy. ठीक है। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो कंट्रीज़ की जो मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स हैं या कोई अदर रिसोर्सेस है, वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। वो जो हमारी डिमांड्स हैं कहाँ के लिए, जो अर्बन इकोनॉमी है उसके लिए जो डिमांड्स हैं उन्हें कौन पूरी करता है, फॉरेस्ट पूरी करता है। तो फॉरेस्ट हमारे प्राइमरी जो क्या कहते हैं डिमांड्स हैं उनको भी पूरी करता है, उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्रियल अर्बन जो सिस्टम है उसके जो इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए भी हमारी मदद करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फॉरेस्ट जो है वो की रोल कैसे इकोलॉजिकल सिस्टम में प्ले करता है। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, जैसे भी हमने बताया, सारे लिविंग बींग्स इस पर डिपेंड करते हैं, और ये अलग अलग तरीके की वैरायटीज ऑफ डिफरेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना को क्या कहते हैं सपोर्ट करता है, उनकी लाइफ सिस्टम जो है वो इन्हीं पे डिपेंडेंट होती है, और ये हमें फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिन जैसे जो बेसिक नीड्स हैं वो भी प्रोवाइड करता है। सो फॉरेस्ट इज अ मस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वी कैन से बेसिक लाइफ सिस्टम जो है वो हमारा फॉरेस्ट है, ओके। तो हम देखते हैं कि अगर फॉरेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट है तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने की दिक्कत ही क्यों आई। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया काफ़ी टाइम तक कॉलोनाइज रहा है, ठीक है। तो इंडिया में जब कॉलोनाइजर्स थे, जब ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने यहाँ के जो जंगल थे उन्हें काटा, ठीक है। यहाँ का जो ट्राइबल जो सिस्टम था जो इन्हें प्रोटेक्ट करता था उनको डिस्टर्ब किया, यहाँ से मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, यहाँ से मिनरल्स ले गए और फॉरेस्ट को काटा, टिम्बर लेके गए। तो उन्होंने हर तरीके से कोशिश की थी कि इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जाए, लेकिन जितना कॉलोनाइजर्स ने किया उसके अलावा भी जब इंडिया आज़ाद हो गया था, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया जो था वो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंट्री बन गया। तो लोगों को चाहिए था पैसा, अब वो कहाँ से आता, तो उन लोगों ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया स्मगलिंग करना, क्या कहते हैं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया स्मगलिंग करना। तो उन्होंने क्या किया कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे उन्हें इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट करने लगे या बेचने लगे। जो एनिमल्स हैं उनको मार के उनके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे जिनकी क्या कहते हैं मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी उनको इलीगली बेचने लगे अपना पेट भरने के लिए। तो इनकी वजह से भी जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा, तो इसी वजह से फॉरेस्ट को कंजर्व करने की नौबत आ गई। तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने की दिक्कत कैसे हुई, तो अब यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। कंजर्वेशन से हम अपनी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसे बचाएंगे और अपना जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसे बचाएंगे, जैसे कि वाटर, ऑयल, एयर एंड सॉइल, ओके। अब इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक जगह पे अगर हम देखें कि मतलब एक पर्टिकुलर कोई फॉरेस्ट है, वहाँ पे हमें हज़ारों में डाइवर्सिटी मिल जाएगी किसी भी प्लांट की या एनिमल की, तो वो भी कौन बचाता है, फॉरेस्ट बचाता है। इसलिए हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए ताकि वो डिसअपियर ना हो जाए, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग, ओके। तो फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो फॉरेस्ट, किसी भी फॉरेस्ट एरिया में हमें एक्वेटिक जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाता है, तो उससे भी सपोर्ट कौन करता है, फॉरेस्ट। तो हमें जो कंजर्वेशन का जो प्रोसेस है उससे हमें एक्वेटिक जो बायोडाइवर्सिटी है उसे भी कंजर्व करना है, ठीक। तो अब इसमें स्टेप्स क्या लिए गए ये देखते हैं। तो जो इंडिया के जो रिसर्चर्स थे उन्हें जब ये समझ में आया कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको कहते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1972 में, और इसके अलावा इसमें 2 बार अमेंडमेंट्स लाए गए थे। तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट था वो लाया गया था 1880s के दशक में 2 बार आया था इसमें अमेंडमेंट। और इसमें पहला आया था 1880 में और दूसरा था 18 सॉरी 19
1980 में एंड देन 1986 में। तो इसमें क्या किया गया था कि पहले जो था कि पहले सब जितने भी जो क्या कहते हैं फ्लोरा है, फौना है सॉरी, तो उन फौना में जितने भी बड़े एनिमल्स थे केवल उन्हें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो जैसे मोथ्स हो गए और बटरफ्लाइज हो गए या जो भी स्मॉल इंसेक्ट्स थे उनको इंक्लूड ही नहीं किया गया था। तो जब पहला जो अमेंडमेंट आया था उसमें इन स्पीशीज़ को भी इंक्लूड किया गया। उसके बाद सेकेंड अमेंडमेंट आया था 1991 में। इसमें पहले बात हो रही थी कि केवल जितने भी एनिमल्स हैं, जितना भी फौना है उसको प्रोटेक्ट करना है। बट 1991 में जो अमेंडमेंट आया उसमें फौना फ्लोरा को भी ऐड किया गया, मतलब प्लांट जो स्पीशीज़ हैं जो इंडेंजर्ड है उनको भी क्या कहते हैं इंक्लूड किया गया कंजर्वेशन के जो एक्ट था उसमें। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो ऑल इंडिया लिस्ट है, पहले सबसे पहले बनाया गया था इसमें कि जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं उनके लिए एक लिस्ट बनाई गई कि ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या किया कि इनका जो मेन फोकस था वो जो पॉपुलेशन बची है उसको प्रोटेक्ट करने में था। कुछ ऐसी स्पीशीज़ थी जो इंडेंजर्ड हो गई थी, ऐसी स्पीशीज़ जो गिनती की बची थी, अगर वो गायब हो जाती तो उसके बाद वो स्पीशीज़ हमें दोबारा कभी देखने को नहीं मिलती, तो उनको सबसे पहले प्रोटेक्ट करने की बात की गई। सबसे पहला इन लोगों ने क्या किया कि हंटिंग को बैन किया, जो इलीगल और लीगल तरीके से, दोनों तरीके से जो हंटिंग होती थी फॉरेस्ट में जाने के बाद, तो उसको भी बंद किया गया। उसके अलावा लीगल प्रोटेक्शंस लाए गए कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे जाना ही अलाउ, मतलब एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वहाँ कोई भी नहीं जाएगा। तो ऐसे लीगल प्रोटेक्शन भी बनाए गए ताकि उनके हैबिटेट्स को अच्छे से रखा जा सके। और यहाँ जो वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड था उसको भी रोका गया ताकि लोग वहाँ से जैसे लकड़ियाँ चुरा रहे हैं या जो फॉरेस्ट जो क्या कहते हैं वहाँ का प्रोडक्ट है उसे चुरा रहे हैं, तो इससे वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी, इसलिए इस तरीके के लॉ लाए गए। उसके बाद हम देखते हैं जो सेंट्रल और क्या कहते हैं जो ऐसे कई जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी नेशनल पार्क्स बनाए, ठीक है, वहाँ पे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई ताकि जो फ्लोरा है और फौना है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए बहुत सा मतलब कई ऐसे हैं प्रोडक्ट क्या कहते हैं प्रोटेक्टिंग लॉज और क्या कहते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाए गए ताकि वो लोग जो ऐसी स्पीशीज जो इंडेंजर्ड हैं जो कुछ ही बची हैं उनको बचाया जा सके। तो उसमें सबसे पहला आता है जैसे टाइगर्स हो गए, वन और हॉर्न डायनासोरस हो गया। इसके अलावा भी कुछ स्पीशीज हैं लाइक थ्री टाइप्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल की ऐसी तीन टाइप्स थी, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई इसके अंदर। एशियाटिक लॉयन की बात की गई। एक अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमें टाइगर और लायन दोनों साथ में देखने को मिलते हैं। तो हमें इन दोनों को ही बचाने की ज़रूरत है। तो टाइगर तो काफ़ी हद तक क्या कहते हैं ख़त्म हो चुके हैं, लुप्त होने लगे थे, तो उनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया था, तो उनके लिए काफ़ी लॉस पास किए गए। और जो टाइगर को जो बचाने के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुए हैं अभी तक। तो इसके अलावा लायन के अलावा हम देखते हैं तो इंडियन जो एलिफेंट्स हैं उनको भी बचाने की नौबत आ गई। पहले बहुत एलिफेंट्स थे, अब उनकी तादाद भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। एंड ब्लैक बक हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, तो इस तरीके के कई ऐसे अदर एग्जांपल्स हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंडर आती हैं जिनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें क्या है और उसमें क्या किया जाता है। तो जो मेजर थ्रेट्स हैं टाइगर की पॉपुलेशन में वो ये थे कि पोचिंग फॉर ट्रेड, उन्हें मारा जाता था ट्रेड के लिए। ठीक, उसके अलावा जो इनकी जो हैबिटेट है वो श्रिंक हो रही थी, जंगल काटे जा रहे हैं और जो अर्बन एरिया है उसको बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो अब जंगल कटेंगे तो उनकी जो स्पीशीज़ हैं, अब वो टाइगर है उसको ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही जगह पे जंगल में रहेगा, उस वो घूमता है चारों तरफ। जब जंगल काटते चले जाओगे तो उसको जगह नहीं बचेगी, उसकी जो हैबिटेट है वो श्रिंक होने लगेगी। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज। ठीक है, तो अब जैसे जो टाइगर है वो ऐसा तो है नहीं कि वो पत्ते खाता होगा, वो भी जानवर दूसरे जानवर खाता है। अब जब जंगल कटने लगेगा तो जो बाकी स्पीशीज है एक जगह पे, जैसे किसी फॉरेस्ट में कुछ जैसे हिरन हो गया,
उनकी कोई तादाद होगी। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे अनलिमिटेड होंगे तो टाइगर को कभी क्या कहते हैं भूख कि उसको मतलब खाने की कोई कमी नहीं होगी। तो क्या होता है कि जो टाइगर है, जैसे मान लो हिरन है वहाँ पे, हिरन की जो तादाद है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, तो अब टाइगर को भी भूख लगी, उसे भी अपना पेट भरना है, तो वो धीरे धीरे अर्बन एरिया की तरफ बढ़ने लगता है खाने की तलाश में। उसके अलावा ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, अब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, जंगल काटे जाएंगे, उनको रहने के लिए जगह दी जाएगी, तो इन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके रहने की जगह के चक्कर में जो एनिमल्स हैं उनके रहने की जो जगह है वो खत्म होती जा रही है। तो ये मेजर थ्रेट्स हैं करेंटली जो टाइगर के सामने, मतलब टाइगर को बचाने के लिए आए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये टाइगर्स पाए जाते हैं। 2/3 जो पॉपुलेशन है टाइगर की जो अभी बचे हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं। वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 2/3 इस एरिया में पाई जाती है। तो सोच सकते हो कि इंडिया में टाइगर्स कितने हैं और वो कितनी जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। सो दीज टू नेशंस बिकेम प्राइम टारगेट्स फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये दोनों जो इस एरिया में इस इन दोनों कंट्रीज की जो ये एरिया था, तो यहाँ पे ये मेन टारगेट बन गया पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग के लिए। अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर ये क्या था। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में सामने लाया जाता है और इसमें क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा कैंपेन्स किए जाते हैं वर्ल्ड में, फिर इसको लॉन्च किया जाता है। तो टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन इंडेंजर्ड स्पीशीज बट विद इक्वल इम्पॉर्टेंस एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्या कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर में इनकी बात की जा रही है, इनको बचाने की बात की जा रही है, इसके अलावा ये एक बायो टाइप है, मतलब ऐसे जो टाइगर हैं वो कुछ ही बचे हैं तो उनको पूरा बचाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नेशनल पार्क बनाए गए हैं टाइगर्स को बचाने के लिए। तो सबसे पहला आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क वो मध्य प्रदेश में है। देन सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, और फिर मानस टाइगर रिजर्व असम में। देन पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला एंड सम अदर टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो टाइगर रिजर्व्स कई बनाए गए हैं इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए। तो एक बार मैं मैप में बता देती हूँ तो ज़्यादा इजी होगा याद करना। तो या कंप्लीट हो गया। तो ये है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, ये एरिया हो गया। तो हम देखते हैं कि हम्म तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी। उसके बाद आता है सुंदरबन नेशनल पार्क, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस। देन आता है एस एन लिख देते हैं। देन आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश यहाँ पे हम लिख देते हैं बी। एंड देन सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे, राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस डब्ल्यू। एंड देन मानस टाइगर रिजर्व जो है वो असम में है, तो असम यहाँ पे पड़ता है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एम। एंड देन लास्ट इज केरला, तो केरला यहाँ पे है और हम यहाँ पे लिख देते हैं बी, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया इस वजह से कि पिक्चर्स जो पिक्चर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से मेमोरी में बैठ जाती हैं रादर देन टेक्स्ट, ओके। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके अलावा और क्या किया गया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कई टाइप्स हैं फॉरेस्ट के, तो उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो फॉरेस्ट को भी कैटेगराइज किया गया ताकि उन्हें हम लोग ये जान सकें कि किनको बचाना है और किनको नहीं, मतलब किनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बचाने की। तो यहाँ पे उसकी बात होती है। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया कई तरीके के हैं। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, और एक आता है सॉरी पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एक आते हैं परमानेंट फॉरेस्ट, एंड देन आते हैं अनक्लास्ड या फिर वेस्टलैंड वाले। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट के टू टाइप्स हैं, ये फर्दर डिवाइडेड है रिजर्व फॉरेस्ट में एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। तो अभी हम इनको देखते हैं नीचे, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे हैं फॉरेस्ट है जो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। और ये ऐसे फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया गया है कि इनमें ये इन्हें कभी काटा नहीं जाएगा, ये परमानेंटली फॉरेस्ट ही रहेंगे, इस जगह को कभी भी काट के अर्बनाइज नहीं किया जाएगा।
सो दे डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं वो एज उनको मोस्ट वैल्यूएबल माना जाता है, क्योंकि इन फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन फॉरेस्ट के अंदर, फ्लोरा एंड फौना की। ठीक है, इसलिए इन्हें कंजर्वेशन की ज़रूरत है, ताकि यहाँ का जो फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उन्हें बचाया जा सके। अब हम देखते हैं कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होते हैं वो 1/3 पॉपुलेशन जो है, 1/3 जो एरिया है फॉरेस्ट का, वो कवर कौन करता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्हें ऐसा डिक्लेयर कर रखा है। देन दिस फॉरेस्ट लैंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। ठीक है, तो इन्हें प्रोटेक्ट किया गया है कि इनमें और कोई काम नहीं होगा। तो अब जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो बहुत मतलब ऐसा है कि जैसे फॉरेस्ट को कंजर्व करने की 3 क्लासेस दे रखी हैं। तो सबसे पहली क्या आती है? रिजर्व, जिन्हें बिल्कुल भी हिंडर नहीं करना है। देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं जिनमें अब कोई फर्दर काम नहीं होगा। उसके बाद आते हैं लास्ट में अनक्लास फॉरेस्ट। तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज दोनों होल्ड करती हैं, गवर्नमेंट भी होल्ड करती है। तो जैसे कोई एरिया है, तो ये यहाँ पे अभी जंगल है, ठीक है, और इस एरिया को किसी ने खरीदा नहीं है, तो जब तक ये खरीदा नहीं गया तब तक गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक, अब मान लो कि अर्बनाइजेशन करना है, तो यहाँ पे प्लॉटिंग की गई, फिर यहाँ पे आकर के प्राइवेट लोगों ने इसे खरीदा, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ऐसे फॉरेस्ट जो क्या कहते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, देखो जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट हैं और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, बट अनक्लास फॉरेस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की बात होती है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जो रिसोर्सेज हैं और फॉरेस्ट हैं उन्हें। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड एंड केरला, देन तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। तो इन एरियाज में जो बहुत ज़्यादा जो हरे भरे आपको समझ में आते होंगे, आप देखने में लगते हैं, तो ऐसे एरिया जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर अंडर आते हैं। तो ये सारे स्टेट्स हैं जो जिनको रिजर्व फॉरेस्ट जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है जिनके फॉरेस्ट को। ठीक है, और ये महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, इन एरियाज के पास सबसे ज़्यादा जो रिजर्व फॉरेस्ट की जो क्या कहते हैं एरिया है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं स्टेट्स के पास है। उसके बाद देखते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अनक्लास फॉरेस्ट। तो अनक्लास फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंड देन गुजरात में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं, मतलब फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ही कम है, और अनक्लास फॉरेस्ट की जो क्या कहते हैं जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा इन एरियाज में मिलता है हमें देखने को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो कहेंगे पानी की जो दिक्कत है, और यहाँ पे जो जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब हमने अभी तक तो देख लिया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं बचाने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट ने तो जो किया तो किया, बट गवर्नमेंट वो चीज़ नहीं समझ सकती है। गवर्नमेंट को जो फॉरेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो उस लेवल तक नहीं समझ पाएंगे जितना वहाँ के लोकल रहने वाले लोग समझ सकते हैं। कौन? ट्राइबल्स। जो ट्राइबल्स हैं, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है किसी भी फॉरेस्ट के अराउंड में, तो जितना वो फॉरेस्ट की जो अहमियत है वो जानते हैं, उनको बचाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जितना वो समझते हैं वो गवर्नमेंट नहीं समझ सकती, और गवर्नमेंट अकेले भी सारा काम नहीं कर सकती। तो ट्राइबल्स ने क्या योगदान दिया है अपना कंजर्वेशन में, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उनको कंजर्व करने के लिए उनका कोई अपना फ़ायदा है, पर वो फॉरेस्ट को एज अ गॉड देखते हैं, वो उनके लिए एक रिलीजन है फॉरेस्ट। तो अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, जितना अभी अगर आप जाओगे किसी ट्रैवल पीपल से पूछोगे तो वो आपको बता सकता है, क्योंकि वो उनके लिए गॉड है। हमारे लिए तो केवल वो पेड़ है, बट उनके लिए वो पूरी लाइफ है। ठीक है, तो इस वजह से जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है फॉरेस्ट को कंजर्व करने में। देयर हैबिटाट अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, उनके साथ गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्होंने काफ़ी कोशिश मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है कंजर्व करने में। तो इसमें एक एग्जांपल आता है सारिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पे जो विलेजर्स थे उन्होंने जो माइनिंग है, माइनिंग वर्कर्स जो थे, माइनिंग जो इंडस्ट्रीज थी, उनके अगेंस्ट जाके लड़ाई की थी, और
वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको यूज़ करके कि हाँ ऐसा ऐसा एक्ट बना है तो हम तुम्हें यहाँ पे माइनिंग नहीं करने देंगे, हमें अपना जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसे बचाना है। तो वहाँ के लोकल जो विलेजर्स थे उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ मिल करके उस एरिया को बचाया था, लड़ाई की थी उसको बचाने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 5 विलेजेस थे अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में, जिन्होंने 1200 हेक्टेयर्स की जो फॉरेस्ट था उसे भैरव देव डाकघर सॉन्चुरी के नाम से डिक्लेयर कर दिया था। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई थी, बट उन्होंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया था कि हमें इन फॉरेस्ट को बचाना है, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा भैरव देव डाकघर सॉन्चुरी। और उन्होंने वहाँ के लिए अपने कुछ अलग रूल्स बना दिए, रेगुलेशंस बना दिए, ताकि वहाँ पे कोई जाके हंटिंग ना कर सके, वहाँ की जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको उनका मिसयूज़ ना कर सके, इलीगली उनको यूज़ ना कर सके। तो उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि हंटिंग रोक सकें देन, और जो उनका जो वाइल्ड लाइफ है उसे भी बचा सकें। फिर बाद में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है और फिर इस एरिया को ऑफिशियली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं हम जो चिपको मूवमेंट था हिमालयाज़ में वो क्या था। तो वहाँ की एक जो स्पेसिफाइड एक तरीके के पेड़ होते थे वहाँ पे हिमालयाज़ में, तो उनको बचाया जा रहा था। तो वहाँ की जो कम्युनिटी थी उन्होंने जो डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे हो रहा था, पेड़ों को काटा जा रहा था, तो उसको बचाया। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया था विमेंस ने। उन्होंने आगे बढ़ के जो पेड़ थे उनको ऐसे गले लगा कर के, ठीक है, गले लगा करके मतलब खड़े हो गए थे कि हम काटने नहीं देंगे, और ये काफ़ी टाइम तक ये चला था। उसके बाद इनका जो स्ट्रगल था वो सक्सेसफुल होता है और जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसे रोक दिया जाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं फार्मर्स एंड सिटीजन्स बीच बचाओ आंदोलन एक हुआ था, ठीक है, टेरी में। और इसमें नवदानिया जो थे हैव शोन दैट डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स इज पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि बिना जो केमिकल के जो सीड्स होते हैं उनसे भी ग्रोथ हो सकती है। तो उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन चलाया था, और ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। ये यूपी में ये यूपी में है, ठीक है, यूपी में बात हो रही है। तो ये जो मूवमेंट था ये विजय जरधारी जो थे उनके द्वारा इसको लीड किया गया था। ओके, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोग्राम दैट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटी, ठीक है। इसमें लोकल कम्युनिटी जो है उसको इंक्लूड किया जाता है। जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो इनके साथ मिलके काम करते हैं फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए, ठीक है। जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुका होता है उसे रिस्टोर करने में ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं ये हेल्प करती हैं। तो इसमें इनका क्या एक साथ जो इनका लेना देना है वो क्या होता है वो हम देखते हैं। तो विलेजर्स जो हैं एंड देन ऑफिशियल्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये क्या करते हैं। सो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। तो जो ऑफिशियल्स हैं वो विलेजर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड जो विलेजर्स हैं वो ऑफिशियल्स को नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये इनका लेना देना होता है आपस में। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो फॉरेस्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। सो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। सो जीएफएम फर्निशेस अ गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है इनको रिस्टोर करने में मदद करता है जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं वो। तो ये प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस कब से, 1988 में ये फॉर्मली लोगों के सामने आया है। और ये सबसे पहले जो उड़ीसा का जो स्टेट है वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, जो मूवमेंट था इसको पास किया गया था, जो मैनेजमेंट है इसे पास किया गया था। इसके बाद बाकी स्टेट्स में भी देखने को मिलता है, हमें इसके बारे में पता चलता है। बट उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो अगर कहीं पे ये चला है मूवमेंट तो वो यहीं पे चला है, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया था ये वाला सिस्टम, तो ये जीएफएम का सिस्टम है। ओके, इसमें होता क्या है, लोग करते कैसे हैं काम एक दूसरे के साथ। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो मैंने ऊपर बताया था उसी के बारे में। ये जो जीएफएम है वो डिपेंड करता है फॉर जो लोकल विलेजेस है उनकी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ठीक है।
और उन्हें प्रोटेक्शन देता है, ठीक। एंड देन इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स, ठीक है, उन्हें कुछ इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं, एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्ट बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, ठीक है, और उसे वो बहुत सक्सेसफुली जो जो उनको फॉरेस्ट एरिया दिया जाता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उसे बहुत सक्सेसफुली उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब हम पढ़ते हैं सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में। तो सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? तो सैक्रेड का मतलब होता है रिलीजियस या बहुत ही ज़्यादा पवित्र, ठीक है। एंड ग्रुप्स यहाँ पे बात हो रही है ट्रीज की। तो सैक्रेड ग्रुप्स जो हैं आर अ फॉर्म ऑफ नेचर वर्शिप, ठीक है। जो लोकल पीपल्स हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, कभी कभी जो मैक्सिमम ट्राइबल जो हैं वो अपने एरिया के, लाइक वो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो उन्हें वो एज अ गॉड परसीव करते हैं। अब उनके लिए जो रिलीजन है वो यही होता है कि हमें अपना जो गॉड है, उनके लिए जो फॉरेस्ट है वो उनका गॉड है, तो उसे प्रोटेक्ट करना उनके लिए रिलीजन हो जाता है। तो दे कंसिडर गॉड फॉरेस्ट एज गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है, वो उनकी पूजा करते हैं। दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई एक फॉरेस्ट है और यहाँ पे कोई ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, तो उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा फॉरेस्ट ही, और कभी कभी कोई ऐसा पार्ट फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा सैक्रेड वो लोग मान लेते हैं कि ये भगवान का भगवान की जगह है। सो यहाँ पे उनके लिए पैर रखना भी ऐसा कि वो जगह दूषित हो जाएगी या फिर अपवित्र हो जाएगी, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, तो उनके लिए ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिसे वो सैक्रेड मानते हैं। तो उनके लिए जंगल को प्रोटेक्ट करना पूजा के बराबर था, ठीक है, उनका रिलीजन था वो। सोसाइटी इन सोसाइटीज रिवर अ पर्टिकुलर ट्री दैट दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ठीक है। तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिन्हें वो हमेशा से बचाते आए हैं, मतलब जैसे उनके पूर्वज करते आए फिर उन्होंने किया, सो ये सारी चीज़ें। तो जो इसका बेस्ट एग्जांपल है मुंडास एंड सांथाल, ठीक है। तो छोटा नागपुर रीजन में ये दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं जो महुआ और कदम का जो पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि उड़ीसा और बिहार में जो ट्राइबल्स रहते हैं वो टैमरिन यानी कि इमली और पेड़ की पूजा, वो क्या कहते हैं, आम के पेड़ की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि शादी के टाइम पे अगर हम इनके इन पेड़ों का आशीर्वाद ले लेंगे, इन भगवान का आशीर्वाद ले लेंगे, तो उनकी जो शादी है वो सफल हो जाएगी। तो ये उनका मानना होता है, ठीक है। तो मैनी ऑफ अस पीपल एंड बनियान ट्रीज आर कंसिडर्ड सैक्रेड, ठीक है। अब हम लोग क्या है, हम लोग इनको तो नहीं मानते, लाइक कदम का पेड़ है, महुआ का पेड़ हमारे लिए उतना सैक्रेड नहीं है। ज़्यादातर जो अर्बनाइज्ड पीपल है उनके लिए पीपल या फिर बनियान यानी कि बरगद का जो पेड़ है वो ज़्यादा पूजनीय होता है। तो सैक्रेड क्वालिटीज़ आर ऑफन एस्क्राइब टू स्प्रिंग, माउंटेन पीक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये जो है ऐसा नहीं कि केवल पेड़ों की बात होती है, कभी कभी माउंटेन की कुछ पीक्स होती हैं, कुछ ऊंचाइयाँ होती हैं, ठीक है, उनको भी सैक्रेड माना जाता है, ठीक है। या फिर प्लांट्स या एनिमल्स जो अलग अलग तरीके से कई चीज़ें होती हैं सैक्रेड मानते हैं, और उनको क्या कहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं ट्राइबल्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ओके। फिर हमने पढ़ा कंजर्वेशन के बारे में, और एक टर्म आता है इकोसिस्टम, तो वो क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो इकोसिस्टम ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक हैबिटेट बना हुआ है, जिसमें जो वहाँ पे रहने वाली जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनको कोई भी एक्सटर्नल क्या कहते हैं हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती खुद को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे फ्लोरा फौना और एक हर तरीके की फैसिलिटी, मतलब उनके बेसिक जो चाहिए उनको जीने के लिए, वो सब कुछ होता है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन के लिए क्या 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 रूल्स लाए गए, उनके बारे में पढ़ लेना। एंड देन मतलब पढ़ा है हमने, देन उसके बाद ये भी याद रखना कि कौन कौन से क्या कहते हैं एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जिनके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो मेनली टाइगर का है दिया हुआ है इस चैप्टर में, तो उसके बारे में याद रखना। एंड देन फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में भी, कि फॉरेस्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो पहला है परमानेंट एंड देन अनक्लास्ड। देन इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, जो कि है मतलब जो परमानेंट कैटेगरी है, इसको फर्दर दो अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट इज रिजर्व एंड देन प्रोटेक्टेड। और उसके बाद लास्टली हमने पढ़ा कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है या फिर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका क्या रोल है।
कंजर्वेशन में, उसके बारे में हमने जाना। सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर एंड या चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनको जो प्रोटेक्शन है, किस तरीके की डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इसमें मिलती है। पहली बात तो ये याद रखना कि रिजर्व और प्रोटेक्टेड दोनों गवर्नमेंट के अंडर आते हैं एंड अनक्लास जो है वो प्राइवेट ओन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, इसमें बात की जाती है हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की। एंड देन प्रोटेक्टेड जो होते हैं उन्हें बोला जाता है मॉडरेट, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ध्यान रखने की, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको नेगलेक्ट किया जा सकता है। देन आता है लीस्ट प्रोटेक्टेड, इनको एक्चुअली में प्रोटेक्ट किया ही नहीं जाता है क्योंकि ये प्राइवेट हाथों में दे दी जाती है, तो क्या ही प्रोटेक्शन होगी उसकी। ठीक है, देन आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं जो ये रिजर्व हैं इसमें ग्रेजिंग, हंटिंग जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको कम्प्लीटली, या फिर जैसे कटिंग, ट्रीज़ की कटिंग की जाए, उन सबको परमानेंटली एकदम से बंद कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड कर रखा हुआ है इस एरिया में। देन हम जब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि सम एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग है या फिर जो फ्यूल वुड कलेक्शन है, इसको परमिशन दी गई है कि इन प्रोटेक्टेड में वो सॉरी इन फॉरेस्ट में जा कर के ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो नीडेड चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं। एंड देन इसमें ओपन फॉर ऑल। ठीक है, ये किसी के लिए भी हर तरीके, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसमें जैसा भी यूज़ करना चाहे कोई भी वैसे यूज़ कर सकता है। देन आता है थर्ड पॉइंट, इसमें हम डाल देंगे ओनरशिप एंड कंट्रोल के बारे में। तो ये पूरा गवर्नमेंट के उससे कंट्रोल रहता है, ये भी गवर्नमेंट के अंडर ही रहता है। ठीक है, और कुछ रेगुलेटेड राइट्स भी मिले होते हैं इसमें जो कि इसमें नहीं होते हैं। एंड देन लास्टली जो अनक्लास फॉरेस्ट है वो दोनों प्राइवेट भी होता है एंड देन गवर्नमेंट के हाथों में भी होता है। सो ये दोनों के लिए आता है। इसके अलावा इसमें तुम लोग एरिया डाल सकते हो कि ये वाले फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसमें आ जाता है जैसे कि केरला आ जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश आ जाता है, तो इसमें हम उनके बारे में एग्जांपल दे सकते हैं। देन इसमें आता है ऐसे फॉरेस्ट जो थोड़ा, मतलब ऐसे एरिया जो थोड़ा लीस्ट क्या कहते हैं पॉपुलेशन, सॉरी, जिसमें ज़्यादा होती है एंड फॉरेस्ट की जो मतलब ऊपर जैसे मैंने पहले बता रखा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एग्जांपल डाल देना। एंड इसमें एग्जांपल आ जाता है गुजरात का और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब हम इसके बाद देखते हैं व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू इंडियन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि इसमें पहला तो हमने डाल देंगे कि हैबिटाट जो है उनकी वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, हैबिटाट लॉस। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को काफ़ी खतरा है। एंड इसके बाद देखते हैं पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, इसमें जानवरों को मार दिया जाता है एंड उनको इलीगली ट्रेड किया जाता है उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो एलिफेंट की जो टस्क होती है उसको क्या कहते हैं, उसकी काफ़ी कीमत है, तो उसको मेडिसिन्स के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ट्रेड किया जाता है इलीगली। एंड जो टाइगर की जो स्किन है उसको काफ़ी ऊंचे दामों में बेचा जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। देन हम देखते हैं इन्वामेंटल पोल्यूशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। सो इसमें आ जाता है पोल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है उसको काफ़ी ज़्यादा खतरा है, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ है उसको काफ़ी खतरा है। इसके बाद देखते हैं एक्सप्लेन स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें जो एक्ट दिया गया था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बारे में डाल देना। तो मेनली उसको एक्सप्लेन कर देना और उसके अंदर क्या क्या बोला गया है, किन किन मतलब क्या लॉस के लिए कहा गया है, उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं टाइम टू टाइम उनके बारे में भी एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब शुरू किया गया एंड फिर अमेंडमेंट्स कैसे लाए गए, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, क्या लॉज बनाए हैं, तो उनके बारे में भी एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है वाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो इसमें आ जाता है क्योंकि वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट आ जाते हैं। ठीक है, लाइफ
सपोर्ट सिस्टम है, उसके बिना कोई काम मतलब हम मतलब हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। एंड वो हमें जो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल, ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको और थोड़ा डेप्थ में डिटेल में लिख देना। और कुछ नहीं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी ऊपर बात कर ली है, तो ये तो आता है, तो उसको स्किप कर लेते हैं। एंड देन डिस्कस द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्विंग फॉरेस्ट। इसमें जितने एग्जांपल्स थे थोड़ा सा इंट्रो दे देना कि मतलब जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनका क्या रोल है, देन एग्जांपल देना कि वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उन्होंने क्या क्या मतलब कुछ कैसे कैसे किया। तो चिपको आंदोलन हो गया, ठीक है, हिमालयास का, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देन आता है सारिस्का टाइगर रिजर्व, उसका एग्जाम्पल दे देना, टाइगर रिजर्व, ठीक है। देन आता है बीज बचाओ आंदोलन, ओके। एंड देन एक आता है जो अलवर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे 5 विलेजेस ने मिल करके अब जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया था। देन एक एग्जाम्पल और आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसमें क्या हुआ था, इसके बारे में ऊपर बात नहीं की थी, तो इसको जान लेते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसके ऊपर सरदार क्या कहते हैं या सरदार सरोवर डैम बनाया गया था, जिसकी वजह से अब इसमें पॉइंट ये है कि जब गवर्नमेंट जो है वो जब भी कोई भी क्या कहते हैं डेवलपमेंट की बात करती है, ठीक है, तो वो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। वो कभी नहीं सोचती कि अगर जो पीपल है वहाँ के, जहाँ की जैसे किसी एरिया के प्रोडक्ट वो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, वहाँ पे जो लोकल रहने वाले पीपल हैं वो जितना बता सकते हैं कि उस एरिया में कितना डेवलपमेंट चाहिए, किस तरीके से चाहिए ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, वो गवर्नमेंट नहीं सोच सकती। वो अपनी तरफ से मतलब वो उतना ज़्यादा उनसे क्या कहते हैं कम्युनिकेशन गैप आ जाता है दोनों में, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखने को मिली थी सरदार सरोवर डैम में। तो ऐसा हुआ था कि जब ये डैम बना था तो यहाँ पे रहने वाली काफ़ी बड़ी एक ट्राइबल पॉपुलेशन थी, तो उसको डिस्प्लेस कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। एंड देन अगेन यहाँ पे 1 लाख प्लस जो ट्रीज थे उनको काटा गया था। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत थी जो उस टाइम पे हुई थी, इसके जिसके खिलाफ काफ़ी आंदोलन भी हुए थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। देन देखते हैं कि वाई इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इम्पॉर्टेंट। इसमें जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, क्योंकि आ, ये हमारे जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, इनकी वजह से हम हैं, ना कि हमारी वजह से ये है, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। एंड देन बायोडाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड इकोलॉजी, हाँ यहाँ पे आता है क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी इज वाइटल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। तो इसको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ओके। तो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं बता दूंगी। एंड देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन कंजर्वेशन, ठीक है। तो बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो कंजर्वेशन में कैसे हेल्प करते हैं, तो वो हमें उनके उनका हेल्प करने का काफ़ी मतलब उनका काफ़ी बड़ा रोल है कंजर्वेशन में। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोस्फीयर जो रिजर्व्स होते हैं वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, तो देन एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। देन हम देखते हैं कि बैलेंस ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप। तो ये जो ह्यूमन और नेचर का जो रिलेशनशिप है इसे बैलेंस कर देता है, ठीक है। सो ये भी एक रोल है इसका। दे अलाउ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, सस्टेनेबल यूज हमें बताता है, तो ये भी एक पॉइंट है। देन इसके बाद हम देखते हैं सपोर्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, और ये रिसर्च को भी सपोर्ट करता है और एजुकेशन को भी सपोर्ट करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन था। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। एंड उसके अलावा क्या कहते हैं अपनी जो पढ़ाई है उस पर ध्यान देना। और ये जो चैप्टर है इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत होगी आपको बुक या फिर एक्सटर्नल कोई सोर्सेस पढ़ने की। बहुत छोटा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। एंड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसमें फोकस करना।
So, yeah, take care and bye.